हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे से जो कि काफ़ी सोशल भी रहता है, बहुत ही समाज में आप देखते हैं कि कॉमनली डिस्कस्ड होता है, जब खास तौर से उन लोगों के बीच में जिस समय जिनके घर में जो उनके स्वजन हैं उनमें में से कोई प्रेग्नेंट है। तो इस विषय को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती रहती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये एक सामाजिक मुद्दा भी है। प्रसव को लेकर के ये आज का एक टॉपिक है। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको IIT मद्रास की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स जारी करी गई हैं। सिजेरियन जो प्रसव ज़्यादा होते हैं, यानी ऑपरेशन, जिनको नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि ऑपरेशन से बच्चे ने जन्म लिया है। तो जो ऑपरेशन के माध्यम से जो प्रसव हो रहा है, ऑपरेशन के माध्यम से जो बच्चे का जन्म हो रहा है, उसको लेकर के, और साथ ही साथ ये जन्म जो बच्चे का सिजेरियन मेथड से हो रहा है, यानी ऑपरेशन के मेथड से हो रहा है, ये प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें हो रहा है या फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि सार्वजनिक अस्पताल जो हैं उनमें हो रहा है। इस पर भी कुछ आंकड़े जो है वो जारी किए गए हैं। उन आंकड़ों के हिसाब से हम आज इसमें थोड़ा सा अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये समझने वाले हैं कि जो सिजेरियन जो डिलीवरी है उसका नाम सिजेरियन डिलीवरी क्यों है। एक तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। शायद मैं डिस्कशन आगे शुरू करूंगा। आप लोग वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो आपके मन में जो विचार आ रहा है कि सिजेरियन को सिजेरियन क्यों कहा जाता है, सिजेरियन डिलीवरी का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, बेसिकली उसमें उसका मतलब क्या है। क्या इसका मतलब है कि कैंची से, सीजर से जो है उसको काट करके बच्चे को निकाला जाता है? क्या यही इसका अर्थ है? आपके मन में भी यही है? तो एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। साथ ही साथ मैं इसमें डिस्कशन करूंगा कि क्यों लोग अब ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं सिजेरियन डिलीवरी की तरफ। इसके अलावा मैं कुछ इस मुद्दे पर भी डिस्कशन करूंगा कि पहले के वर्षों की तुलना अगर हम करें, हालांकि एक अच्छी बात है कि अब जो प्रसव हो रहा है वो हॉस्पिटल्स में हो रहा है, यानी किसी विशिष्ट संस्था में हो रहा है। एक समय ऐसा भी होता था जब धाइमा इत्यादि जो है वो बच्चे की डिलीवरी करते थे, यानी कि प्रसव जो है वो किसी संस्था में नहीं होता था। तो उससे संबंधित कुछ जो सरकार के पहल हैं उनके ऊपर भी हमारा थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हम इसमें जानना चाहेंगे ऑपरेशन से होने वाले प्रसव को सिजेरियन डिलीवरी क्यों कहते हैं। साथ ही साथ वेजाइनल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी में जो है के बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे और आपस में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस चीज़ को लेकर के। चलिए शुरुआत करते हैं सिजेरियन डिलीवरी के बारे में जानकारी लेते हुए। देखिए, सबसे पहले तो ये मैं टॉपिक क्यों उठा रहा हूँ, खबर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। द हिंदू में एक ये खबर छपी थी। तमिलनाडु गिव्स मोर इक्विटेबल एक्सेस टू सी सेक्शन बट लेवल्स आर अलार्मिंग हाई। इसके कुछ डाटा, यानी इसके कुछ जो आंकड़े हैं वो भी प्रस्तुत किए गए थे। सो यहाँ पर दो राज्यों की तुलना करते हुए भी अध्ययन किया गया है, जिसमें खास तौर से तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ का अध्ययन किया गया है। और इसका कंपेयर जो है वो इंडिया के साथ किया गया कि इंडिया में सिजेरियन यानी कि जो सी सेक्शन डिलीवरीज हैं उसके क्या डेटा हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वाइल एक्सेस इज इक्विटेबल, सी सेक्शन रेट्स आर अलार्मिंग हाई इन तमिलनाडु, पॉइंटिंग टू द नीड फॉर करेक्टिव मेजर्स। यानी कि ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर है के जो संस्थान हैं, यानी कि हॉस्पिटल्स हैं, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उन दोनों में थोड़ा ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक ठाक अंतर है, लेकिन फिर भी रेट जो है सिजेरियन जो डिलीवरी का है वो ज़्यादा है। इसको लेकर के डिस्कशन करने का मुद्दा है, यहाँ पर ये बात कही जा रही है। तो सबसे पहले तो खबर ये है कि IIT मद्रास की एक रिसर्च स्टडी है, ये IIT मद्रास की तरफ से। उसमें कहा गया है कि सी सेक्शंस के डिलीवरी के मामले जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैं जो आपको बोला हूं सिजेरियन डिलीवरी जो है उसके मामले जो हैं उसको हम लोग सी सेक्शन डिलीवरी भी कहते हैं इन कॉमन टर्म। तो सी सेक्शन से डिलीवरी के मामले काफी बड़े हैं। IIT मद्रास ने अपनी रिसर्च स्टडी में ऐसा बताया है। IIT मद्रास ने अपनी रिसर्च स्टडी में ऐसा बताया है कि सी सेक्शन से, यानी कि आप नॉर्मल भाषा में समझें
तो ऑपरेशन का प्रयोग करते हुए बच्चे का जन्म का पद्धति जो है वो थोड़ा बढ़ रहा है, बजाय कि नॉर्मल डिलीवरी जिसे वेजाइनल डिलीवरी कहा जाता है। साधारण शब्दों में हम उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। आप भी देखते होंगे, आपने भी कभी देखा सुना होगा, अक्सर जब शिशु का जन्म होता है तो हम जच्चा बच्चा यानी कि माता और जन्म लेने वाला जो बच्चा है उसकी हालचाल पूछते हैं, और पूछते हैं आगे चल करके ये पूछ ही लेते हैं कि माता और बच्चे दोनों ठीक हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यही होता है कि बच्चा कैसे जन्म लिया है, नॉर्मल हुआ है या फिर ऑपरेशन से हुआ है। ऐसा हम पूछ ही बैठते हैं, और आप भी सुनते होंगे कि भाई ऑपरेशन से हुआ है। सो यही चीज यहाँ पर देखने की बात है। अब मुद्दा ये उठता है कि क्या सी सेक्शन से होने वाली डिलीवरी, जब आपने सुना होगा किसी से, तो वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हल्का सा, अगर देखते हैं एक जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें हाँ भाई नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ऐसा पॉइंट आता है बाहर। और जब सिजेरियन डिलीवरी होती है तो उसमें बोलते हैं भाई सिजेरियन डिलीवरी हुआ है, थोड़ा क्रिटिकल केस हो गया था, राइट। ऐसी चीज आपने अक्सर सुनी होगी। सो अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि इन द टर्म्स ऑफ क्रिटिकल कैटेगरीज, यानी कि कुछ मेडिकल इमरजेंसीज कुछ इस तरीके से हो रही हैं माता के साथ में या जन्म लेने वाले बच्चे के साथ में, तो उस केस में अधिकतर जो है, यानी एक गंभीर मुद्दा जिसको हम कह सकते हैं, उस गंभीर मुद्दे में सी सेक्शन डिलीवरी इज क्वाइट सेफ डिलीवरी इन कंपैरेटिव टू जो वेजाइनल डिलीवरी है या फिर जो सामान्य डिलीवरी है उससे। तो ये सी सेक्शन डिलीवरी यानी कि सिजेरियन डिलीवरी, ये कोई गलत चीज तो है नहीं, मतलब खराब चीज तो है नहीं। फिर भी एक जब रिसर्च ये कह रही है कि इसका इस चीज को लेकर के डिलीवरी ज्यादा हो रही है, तो ये चिंताजनक क्यों हो रहा है, इसमें चिंताजनक होने वाली स्थिति क्यों है। तो मुद्दा यही है कि अक्सर ये जो डिलीवरी होती है, सिजेरियन डिलीवरी होती है, वो किसी बड़े ऑपरेशन को जब अंजाम देना हो या कोई क्रिटिकल कंडीशन ऐसी आ रही हो, तब हम इसका पद्धति का प्रयोग करते हैं। लिखा है गर्भावस्था संबंधी, यानी कि जो प्रेगनेंसी रिलेटेड जो परेशानियां हैं, जब उनमें में से कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है, देन जो मेडिकल असिस्टेंट्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको असिस्ट करते हैं कि मेरे हिसाब से ये सलाह है आपको कि आप जो है सिजेरियन डिलीवरी की तरफ आपको जाना चाहिए, इससे बच्चा और जच्चा जो है वो सेफ रहेगा। सो वो किस तरीके की परेशानियां हो सकती हैं, कई तरीके के आप लोगों ने नॉर्मली सुना भी होगा, ठीक है। जिन लोगों ने इन चीज़ों को फेस किया हो तो वो भी अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं। आज का जो डिस्कशन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये डिस्कशन है प्रॉपरली, मतलब इस चर्चा में भले ही हम आपके समक्ष नहीं हैं, आप हमारे समक्ष नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो के माध्यम से हम एक दूसरे के समक्ष हैं। आपको जो इससे संबंधित जानकारी है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। चैट बॉक्स में तो आप चैट कर ही रहे होंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में भी अलग से आप कमेंट करें, जिसको हम ऑफलाइन होते हुए भी देख सकते हो। सो क्या क्या तरीके की परेशानियां आती हैं, उसमें एक बहुत ही कॉमन परेशानी होती है, जैसे कि जो माँ है वो जब जो है पता चल रहा है कि उसके गर्भ में एक से अधिक भ्रूण है, या एक से अधिक, जब बच्चा जो है बच्चा जन्म ले रहा हो, इसको हम साधारण सी भाषा में कह सकते हैं कि बच्चा जो जन्म ले रहा है माँ की गर्भ से, यानी माँ जिस तरीके के बच्चे को जन्म दे रही हैं वो जुड़वा बच्चे को जन्म दे रही हैं, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। जनरली जो ह्यूमन डिलीवरीज होती हैं, एक बार में माँ जो है वो एक बच्चे को जन्म देती है। देखिए ऐसे बहुत सारे जीव हैं, मादाएं हैं, जो एक बार में कई सारे बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन मानव की अगर हम बात करते हैं तो मानव में तो जो स्त्री है वो एक बार में सामान्यतः एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन किसी कारण से अगर वो जुड़वा बच्चे हो रहे हैं, और कभी कभी 3 बच्चे भी जन्म लेते हैं, ट्रिपलेट्स भी होते हैं, तो इसीलिए मैंने एक या एक से अधिक लिखा हुआ है। तो 2 या 3 बच्चे अगर एक साथ जन्म ले रहे हैं तो ये नॉर्मल कंडीशन तो नहीं है। इन दैट केस जो आपके डॉक्टर हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें जो है इस डिलीवरी की तरफ जाना चाहिए। सो यही, अब ये केस कितने होते होंगे आप बताइए, इस तरीके के क्रिटिकल केसेस कितने होते होंगे, क्या ये नॉर्मल है? नहीं। तो यही चिंता का विषय आईआईटी मद्रास जो है वो इसी की स्टडी को बता रहा है कि ये चीज बढ़ रही है, जबकि गर्भावस्था संबंधी परेशानियां नहीं हैं। गर्भावस्था संबंधी परेशानियां हो तो बात समझ में आती ही है, लेकिन परेशानियां नहीं है तो फिर क्यों? तो इस सारे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपका यहां पर एक प्रश्न है कि यार ऑपरेशन से होने वाले प्रसव को सिजेरियन डिलीवरी क्यों कहते हैं, तो इसमें अक्सर जो लोग समझते हैं कि सिजेरियन का मतलब होता है जो, मतलब सिजेरियन का मतलब लोगों को समझ आता है कि जो कटिंग करके, ऑपरेशन करके जो
जो ऑपरेशन करके जो बच्चा निकाला जा रहा है, ऑपरेशन किया जा रहा है, सीजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए सिजेरियन हो रहा है, इसलिए उसको सिजेरियन कहा जा रहा है। सामान्यतः हम लोग की समझ ये होती है, बट लेकिन बात कुछ और है। सिजेरियन जो डिलीवरी है उसका फुल फॉर्म ये है सी सेक्शन डिलीवरी। सिजेरियन में सी शब्द जो है वो सी से निकल कर आ रहा है, सी सेक्शन से निकल करके आ रहा है। अब ये सी सेक्शन डिलीवरी क्या है उसको मैं बता दूं तो आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे इस चीज पर गौर करिए, यहां पर गौर करिए, यहां पे जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं, ये ज्यादा बेटर आपको व्यू यहां पर दिख रहा होगा। बच्चे की जो नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें बच्चा जो है नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि जो शिशु है वो माँ की योनि से बाहर की ओर आता है, मतलब एक नॉर्मल जो तरीका है बाहर लाने का बच्चे का वो ये होता है। लेकिन अब यहां से बच्चा ना निकल करके अगर हम गर्भ को यहां से कट कर देते हैं, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं, यहां से बच्चा बाहर ना निकल करके यहां पे एक कट लगा करके बच्चे को निकाल देते हैं, तो ये जो मेथड है ये सिजेरियन मेथड है। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई अजीबोगरीब बात नहीं। आप जैसा यहां देख पा रहे हैं, गर्भाशय से उस बच्चे को इस तरीके से कट लगा करके उनसे बाहर निकाला जाता है। सो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग सिजेरियन प्रोसेस बोलते हैं और ये आसान प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अब इसमें सी सेक्शन की मैं बात कर रहा था, तो उसको करने के लिए आप देख सकते हैं, जैसे यहां पर इस मैप में आप देखोगे या इस डायग्राम में आप देखोगे, यहां पर सी आकार का एक कट लगाया जाता है इस तरीके से। ये गर्भ के अंदर बच्चा है, किसी क्रिटिकल कंडीशन में है संभवतः, तो उसमें जब ये इस तरीके से कट लगा करके इस बच्चे को जब निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं सिजेरियन जो डिलीवरी है वो। तो ये एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसमें सी सेक्शन का मतलब इसी तरीके के एक कट से है। अब हम मुद्दा जो डिस्कशन का है उसमें एक चीज और जोड़ लेते हैं जल्दी से, कि क्यों बढ़ रही है सी सेक्शन की डिलीवरी आखिर, क्योंकि आईआईटी ने तो बताया है कि बढ़ रही है, तो क्यों बढ़ रही है उसके ऊपर आइए डिस्कशन करते हैं। उसके कुछ रीजन हैं, उसके कुछ कारण हो सकते हैं। एक तो कारण है कि मां की उम्र 18 वर्ष से कम या 34 वर्ष से अधिक का होना, यानी कि कम आयु या अधिक आयु। अब कम आयु और अधिक आयु का एक पैरामीटर सेट कर दिया गया 18 से 34 वर्ष। अगर 18 से 34 वर्ष में अगर कोई मां बन रहा है या मां बन रही हैं, तो अगर कोई भी स्त्री जो है गर्भवती है और वो गर्भवती है 18 से लेकर के 34 वर्ष के बीच में, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये नॉर्मल एज है और इस एज में नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन इससे कम एज में अभी मां परिपक्व स्थिति में हो सकता है, उसका शरीर ना हो, और इसके ऊपर की एज में मां का शरीर जो है वो मतलब अब ओवर एज्ड होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे करके एज बढ़ने लगती है। तो वो जो एक सामान्य जो शारीरिक जो क्रियाकलाप होने चाहिए, जो एक सामान्य शारीरिक जो श्राव होने चाहिए, या फिर तमाम प्रकार की जो चीज़ें, जो मेडिकल जो चीज़ें होती हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, फिर उसको मेडिकली फिट किया जाता है, तमाम प्रकार के प्रोसीजर्स होते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये हो सकता है कि इसलिए मतलब ये एक सही आयु नहीं है, सही आयु का ना होना एक कारण हो सकता है। दूसरा, बच्चों के जन्म के बीच का अंतराल। अब बच्चों के जन्म के बीच का अंतराल जो है, यदि अगर 2 साल से कम का है, 2 साल से कम का है, तो उस केस में मतलब मां जो है वो कम ही अंतराल पर दोबारा से मां जो है वो बनने की कंडीशन में आई है, यानी कि प्रेगनेंसी जो है दोबारा से जल्दी हुई है, तो उस केस में भी ये एक असामान्य स्थिति मानी जा सकती है। क्योंकि थोड़ा मतलब बॉडी को रिकवर होने में डेफिनेटली, मतलब ऐसे तो अगर देखा जाए फिजिकली तो आप मतलब 1 हफ्ते से 1 महीने के बीच में, 2 महीने के बीच में सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन 9 महीने तक बच्चे को फिर पेट में रखना है दोबारा से, अभी 1 साल पहले अभी उस सारी सिचुएशन से जो है अभी माँ गुजरी है, तो वो जो हार्मोनल रिकवरीज होनी चाहिए वो उतनी परफेक्शन के साथ होती नहीं है, तो तकरीबन 2 साल का गैप उचित रहता है। और उससे पहले अगर डिलीवरीज हो रही हैं तो फिर ये एक थोड़ा असामान्य स्थिति रहती है। फिर माँ के द्वारा चौथा या उससे आगे के बच्चे का जन्म देना, तो अब तो खैर आपको मालूम है कि बच्चे के जन्म को लेकर के काफी ज्यादा कंट्रोल हो चुका है, वरना पहले काफी ज्यादा मतलब एक ही माँ से कई सारे बच्चों का जन्म होता था, अज्ञानतावश भी होता था, लोगों के पास उतनी नॉलेज नहीं थी। तो अभी लोग शिक्षित हो चुके हैं, सब चीजें जानते हैं, इसमें ऐसा कुछ विशेष डिस्कस करने वाला है नहीं। तो फिर भी यदि अगर कोई स्त्री जो है वो चौथी बार या चौथी से अधिक बार मां बन रही है, तो भी ये एक क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। देन जो है सजेस्ट किया सकता है कि आप सी सेक्शन डिलीवरी की तरफ जाएं।
तो ये कुछ कारण थे जिसमें हमने बताया, ये कुछ विशेष कारण थे जिसमें हमने आपको बताया कि इस तरीके की सीजरियन डिलीवरी हो सकती है। दूसरी भी कारण हो सकते हैं, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि बच्चा जो है ना वो माँ के गर्भ में घूमता रहता है, जब थोड़ा बड़ा होता है उसके अंदर मोशन आना शुरू होता है तो वो गर्भ में घूमता है गोल गोल। तो वो जो नाल होती है जो माँ के साथ बच्चे को जोड़े रखती है, उसमें वो कई बार क्या हो जाता है, फंस जाता है। वो कॉर्ड जो होती है, वो कॉर्ड जो है वो उसमें बच्चे के गोल गोल घूमने के कारण कई बार गलत तरीके से फंस जाती है। और कई बार तो वो इस तरीके से शरीर के दूसरे हिस्से में फंस जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वही नाल जो है वो बच्चे के गले इत्यादि में फंस जाती है तो ये एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो इस केस में भी सी सेक्शन डिलीवरी के लिए सजेस्ट किया जा सकता है। या फिर प्री मेच्योर डिलीवरी होनी है किसी कंडीशन में, तो उसमें सी सेक्शन डिलीवरी जो है वो दी जा सकती है, सजेस्ट की जा सकती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कारण है। अब यहाँ पे बताया गया तमिलनाडु की तुलना में गर्भावस्था की जटिलताएं और उच्च जोखिम प्रजनन व्यवहार दोनों छत्तीसगढ़ में अधिक है। अब यहाँ पे एक जो आईआईटी मद्रास ने यहाँ पर ये जो अध्ययन किया है, मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ को लेकर के एक यहाँ पर डिस्कशन हुआ, जिसमें यह बताया गया कि तमिलनाडु की तुलना में छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की तुलना करें, अगर हम छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की तुलना करें तो इसमें यह कहा गया है कि गर्भावस्था की जो जटिलताएं हैं, जटिलताएं मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो क्रिटिकल कंडीशंस हैं, जो मैंने अभी आपको यहां पर डिस्कशन करी, वो जटिलताएं और उच्च जोखिम प्रजनन व्यवहार, यानी जिसमें प्रजनन होते समय एक ज्यादा हाई रिस्क है प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी के दौरान है उसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में इसके लिए जो रेशियो है वो ज्यादा है, तमिलनाडु में ये रेशियो कम है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? स्वाभाविक सी बात है कि तमिलनाडु में शायद इक्विपमेंट्स ज्यादा होंगे, या लोग शिक्षित ज्यादा होंगे, या फिर सरकारी जो सहायता है वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। इन कंपैरिजन छत्तीसगढ़, शायद छत्तीसगढ़ इस मामले में थोड़ा पिछड़ा है। तो जो प्रेगनेंसी की क्रिटिकल कंडीशंस हैं वो छत्तीसगढ़ में ज्यादा हैं कंपैरेटिव टू तमिलनाडु। ठीक है, तो ये एक चीज हमको समझ में आती है। देन यहां पर पीआईबी जो है उसका भी एक डेटा दिया हुआ है, हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो इसको हम बढ़ा करके दिखा देते हैं, आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं, इससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। कुछ चीजें मैं अंडरलाइन भी कर दूंगा, बाद में कर लूंगा, तो वो आप पहले देख लो एक बार। देखिए पीआईबी की जो रिपोर्ट्स थी वो क्या थी, ये बड़ा करने से तो काफी ज्यादा बाहर जा रहा है। चलिए शायद उसमें छोटा करने से भी दिख जाएगा आपको, मैं आपको पढ़ करके सुना दे रहा हूं तो आसानी से आप समझ पाओगे। ये पीआईबी की वेबसाइट में भी ये डेटा दिया हुआ है, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। लिखा है एलेबोरेटिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज फाइंडिंग्स एंड इट्स इंप्लीकेशन ऑफ द हेल्थ पॉलिसी मेकर इन द कंट्री। अब उसमें एक नाम आ रहा है यहाँ पर प्रोफेसर मुरलीधरन का, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज ऑफ सोशल साइंस आईआईटी के इसी विभाग के जो है प्रोफेसर हैं। उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं, सजेस्ट करी हैं। उन्होंने कहा है a key finding was that the place of delivery, whether the delivery was in public or private facility, had a greatest impact on whether delivery was the C-section, implying that clinical need factors were not necessarily the reasons of surgical deliveries. Across India and Chhattisgarh, the non-poor were more likely to opt C-sections, while the Tamil Nadu, the case was surprisingly different, as the poor were more likely to have C-sections in private hospitals. तो अब ये जो मुद्दा है उसमें जो प्रोफेसर मुरलीधरन है वो ये बता रहे हैं कि भाई डिलीवरी जो है वो हो रही है तो कहाँ हो रही है, इस पे हमें ध्यान रखना होगा। यानी कि वो डिलीवरी जो है क्या, दो चीजें उन्होंने बताई हैं, वेदर द डिलीवरी वाज इन पब्लिक और प्राइवेट फैसिलिटी, मतलब जो डिलीवरी हुई है क्या वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई है या फिर जो पब्लिक हॉस्पिटल है उसमें हुई है, कहां पर हुई है इसका ध्यान रखना है। लिखा था ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन द वेदर डिलीवरी वाज बाय सी सेक्शन, तो इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि सी सेक्शन डिलीवरी जो है वो कहां पर ज्यादा हो रही है, सी सेक्शन डिलीवरी जो है वो कहां पर ज्यादा हो रही है, यानी कि जो सीजेरियन डिलीवरी वो कहां पर ज्यादा हो रही है। आगे रिजल्ट में आपको दिखाऊंगा तो ये पता चलेगा कि प्राइवेट सेक्टर के जो ये हॉस्पिटल्स हैं इनमें सी सेक्शन डिलीवरी जो है वो ज्यादा हो रही है। ये आपको एक आंकड़ा ये भी देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा, उसके पीछे एक तर्क हो सकता है कि जो फैसिलिटीज हैं
एंड प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स वो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल से ज्यादा अच्छी सुविधाएं वहां पर यानी कि फैसिलिटीज उनके यहाँ ज्यादा अच्छी प्रोवाइड कराई जा सकती हैं या कराई जा रही हैं, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, आगे लिखा है अक्रॉस इंडिया एंड छत्तीसगढ़ द नॉन पुअर वर मोर लाइकली टू ऑप्ट सी सेक्शंस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अक्रॉस इंडिया यानी पूरे भारत में और छत्तीसगढ़ में, दो जगहों की बात हम करें, भारत में और छत्तीसगढ़ में दो जगहों पर नॉन पुअर वर मोर लाइकली टू ऑप्ट सी सेक्शंस। नॉन पुअर मतलब जो गरीब नहीं है, जो गरीब नहीं है यानी कि ठीक ठाक जीवन स्तर वाले, ठीक ठाक जिनका जीवन स्तर है, वो जा रहे हैं, वो ज्यादा जा रहे हैं सी सेक्शन की डिलीवरी की तरफ। तो सी सेक्शन डिलीवरी बढ़ने का एक कारण यह भी है कि हमारे पास रुपया है, पैसा है और फैसिलिटीज जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स में ज्यादा हैं, तो हम फैसिलिटीज लेने के लिए वहां पर आसानी से जा रहे हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलता है। फिर दूसरी बात यहां पे कह रहा है, व्हाइल इन तमिलनाडु द केस वाज सरप्राइजिंगली डिफरेंट एज द पुअर वर मोर लाइकली टू हैव सी सेक्शंस इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अब ये एक और विशिष्ट बात है, इसमें क्या कहा गया है कि जहां भारत और छत्तीसगढ़ में जो नॉन पुअर लोग हैं यानी कि ठीक ठाक जीवन जिस स्तर जिनका आता है, वो जा रहे हैं सी सेक्शन डिलीवरी की तरफ, लेकिन तमिलनाडु में उल्टा हो रहा है। तमिलनाडु में क्या हो रहा है, जो गरीब हैं, जो पुअरर्स हैं, वो जा रहे हैं सी सेक्शन इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, यानी कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये चीज अब समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मतलब वहां पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो पब्लिक हॉस्पिटल्स है उसमें आ रही होगी, है ना। फिर आगे लिखा है द प्रिविलेंस ऑफ सी सेक्शन अक्रॉस इंडिया इंक्रीज्ड फ्रॉम 17.2% टू 21.5%। इट इज एन इंपॉर्टेंट डेटा, ये एक महत्वपूर्ण डेटा है जो बता रहा है कि सी सेक्शन डिलीवरी जो है वो कितना इंक्रीज हुआ है, लगभग 17% से बढ़कर के 21.5% हो गया है। ठीक है, इन द 5 years लीडिंग अप टू 2021, 2021 से पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो 17% से बढ़कर के 21% तक, 21.5% तक इंडिया में लोग जो है वो सिजेरियन डिलीवरी करा रहे हैं। इन द प्राइवेट सेक्टर दीज नंबर स्टैंड्स 43.1 in 2016 एंड 49.7 in 2021। यानी 2016 से, यानी इन्हीं 5 सालों में जहां 17 से 21.5 हो रहा है ऑल ओवर इंडिया, वहीं प्राइवेट सेक्टर्स में अगर देखा जाए तो 43% से बढ़कर के लगभग 50% के आसपास तक हो रहा है। मीनिंग नियरली 1 in 2 डिलीवरीज इन द प्राइवेट सेक्टर इज सी सेक्शन। यानी कि लगभग मतलब आप देखिए बता रहे ना 49.7% हो रहा है, यानी कि 50% के आसपास हो रहा है। यानी कि हर दूसरा बच्चा जो है हॉस्पिटल में किससे डिलीवरी हो रही है उसकी, वो सिजेरियन डिलीवरी से जन्म ले पा रहा है। तो ये आंकड़े जो हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अलावा कुछ NFSH के HS के डेटा हैं जो 2015 और 16 से लेकर के 2019 से 21 यानी इन 5 साल के बीच में कुछ पॉइंट्स बताते हैं। तो सबसे पहले NFHS का फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे या सर्वेक्षण। इसमें क्या बताया गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बेहतर शिक्षित महिलाओं में सी सेक्शन द्वारा प्रसव की संभावना अधिक हो रही है। यानी इन्होंने जो डेटा कलेक्ट करके दिया उसमें यह बताया गया कि सिजेरियन ये है, ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि महिलाएं जो हैं वो अब पढ़ी लिखी हैं, ज्यादा अच्छी तरीके से शिक्षित हैं, और शिक्षित महिलाएं जो हैं उनमें सी सेक्शन डिलीवरी ज्यादा हो रही है। अब इसको कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, सामान्य जीवन में कैसे कनेक्ट हो रहा है, मतलब प्रसव को लेकर के व्यक्ति पढ़ा लिखा ज्यादा हो रहा है, समझदार ज्यादा हो रहा है, हॉस्पिटल्स का चयन वो अच्छे से करना चाह रहा है, उसके पास पैसा भी है, और मतलब इसको कई सारे एंगल से कनेक्ट किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि यही महिला वर्किंग है, तो वो ज्यादा ऐसा लोगों के बीच में भ्रांतियां हैं
ऐसी तमाम प्रकार के, जिसको बोल सकते हैं कि भ्रांति के अंतर्गत इसको गिना जाता है कि वेजाइनल डिलीवरी जो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं उसमें जो स्त्री का शरीर है या जो माँ का शरीर है वो थोड़ा मतलब इस तरीके का हो जाता है कि शायद वो उतना पहले की तरह नहीं रहता शरीर, ऐसा महसूस होता है। जो आपका सी सेक्शन डिलीवरी है उसमें रिकवरी ज़्यादा अच्छे से हो जाती है वगैरह वगैरह, तमाम प्रकार की इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं। देन अगेन तो ये एक मुद्दा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर लिखा है अधिक वजन वाली महिलाओं और 45 से 49 वर्ष की आयु वाली महिलाओं में सिजेरियन डिलीवरी की संभावना अधिक होती है। तो जिन महिलाओं का वजन अधिक होता है और जो 35 से ऊपर वर्ष की आयु की होती हैं उन महिलाओं में, क्योंकि वो तो क्रिटिकल कंडीशन में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, तो उसमें भी सिजेरियन डिलीवरी की संभावना ज्यादा है। ये भी NFHS की रिपोर्ट कह रही है। अधिक वजन वाली महिलाओं का अनुपात 3% से 18.7% है। मतलब अधिक वजन वाली महिलाओं में ये इस दौरान अगर हम देखें तो जहां पहले अधिक वजन के कारण सी सेक्शन डिलीवरी 3% हुआ करती थी, वो अब बढ़ करके 18.7% हो गई है 2019 से लेकर के 21 के बीच में। और वहीं अगर हम आयु की बात कर रहे हैं, दो चीजें हैं ना, दो फैक्टर यहाँ पे, वजन और आयु। आयु की बात करें तो आयु में अनुपात जो है वो 11 से घट करके 10.9 हो गया। तो इसमें डिक्रीज है, इसमें इंक्रीज है। तो ये भी चीज यहाँ पर एक है। फिर गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं वाले लोगों का अनुपात जो है वो कितना है, वो 42.2 से घटकर 39.5% हो गया है। अब ये सब चीजें घट क्यों रही हैं? क्योंकि क्लिनिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो मौजूद हो रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो जटिलताएं जो हैं वो धीरे धीरे करके उतनी ज्यादा इंपैक्टफुल हो नहीं रही हैं। 2016 से 21 में अगर हम देखें तो निजी स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रसव करने वाली महिलाओं में सी सेक्शन होने की संभावना 4 गुना अधिक थी। 2016 से 2021 के बीच में निजी स्वास्थ्य सुविधाओं पर, यानी कि प्राइवेट, इसका मतलब क्या हो गया, प्राइवेट स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रसव कराने वाली जो महिलाएं हैं, और जो प्राइवेट स्वास्थ्य सुविधाओं में जो महिलाएं प्रसव करा रही हैं उसमें भी ऐसा नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, पर उसमें भी सी सेक्शन होने की संभावना 4 गुना पहले से अधिक है। अब इसमें कई सारे हिडन फैक्ट्स भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल अपने चार्जेस भी निकालते होंगे, हॉस्पिटल को अच्छी मोटी कमाई भी हो सकती है, संभावना है ऐसी, लोगों के मन में, लोगों के समाज में, मन में इस तरीके की भ्रांतियां रहती हैं। अब ये कितने हद तक सही हैं ये तो डिपेंड करता है कि आप कितना रिसर्च करेंगे, इस पर कितनी जानकारी लेंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि फैसिलिटीज लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। एक जनरल नॉर्मल वार्ड में होने वाली डिलीवरी, बहुत सारे लोग वहां पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब आदमी प्राइवेसी का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने लगा है, तो ये सारी चीजें भी हैं। जो वेजाइनल जो डिलीवरी होती है उसमें पुश ज्यादा करना पड़ता है, पेन ज्यादा होता है, ये थोड़ा पेन लेस भी है जो है एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी। भले ही डिलीवरी के बाद जब उसमें टांके वगैरह लगाए जाते हैं वो थोड़े दिन तक पेन करते हैं, दैट इज अनदर मैटर, बट एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी वो जो पेन है, प्रेशर जो आता है, उस प्रेशर की वजह से जो बच्चा जन्म लेता है वो पेन जो है अब शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या फिर उस पेन से रिलीफ है इस वाले प्रोसेस में। तो इस वजह से भी इस चीज को ऑप्ट किया जा रहा है। अब फिर से छत्तीसगढ़ के आंकड़े में आते हैं। छत्तीसगढ़ में निजी अस्पताल में सी सेक्शन द्वारा प्रसव करने वाली संभावना 10 गुना अधिक है, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए जहां 4 गुना है, वहीं निजी अस्पताल में इसकी संभावना 10 गुना ज्यादा देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में। तमिलनाडु में उनके पास 3 गुना है, यानी तमिलनाडु में निजी अस्पताल में जो सी सेक्शन डिलीवरी हो रही है वो पहले से 3 गुना बढ़ गई है, जबकि छत्तीसगढ़ में 10 गुना बढ़ गई है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो 4 गुना है ओवरऑल इंडिया में, क्रॉस इंडिया। फिर अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के पर्याय बुनियादी ढांचे की कमी के कारण हो रहा है। ठीक है, ऐसा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी के कारण हो रहा है। प्राइवेट मतलब ओवरऑल आप क्या देख रहे हो कि प्राइवेट्स में सी सेक्शन डिलीवरी बढ़ रही है। सी सेक्शन डिलीवरी ओवरऑल इसीलिए इंडिया में बढ़ रही है क्योंकि प्राइवेट में बढ़ रही है, लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं जा रहे हैं। तो क्वेश्चन बन रहा है कि क्यों नहीं जा रहे हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में जाकर के क्यों नहीं डिलीवरी करा रहे हैं? तो उसमें ये पता चल रहा है कि शायद वहां पर बुनियादी ढांचे की कमी है। और बुनियादी ढांचे की कमी है, इस बात को भी रिपोर्ट में लिखा गया और यह बताया गया कि अगर हम छत्तीसगढ़ में 2021 की बात करें तो जो हॉस्पिटल में प्रशिक्षित जो चिकित्सक होने चाहिए, चिकित्सक, और जो
जो कह सकते हैं कि महिला रोग, स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होती हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होते हैं, इन दोनों की अगर हम बात करें तो जितने पद स्वीकृत किए गए थे उसके मुकाबले 77% रिक्तियां हैं। यानी केसेस जो आ रहे हैं उनको हैंडल करने के लिए उतने प्रशिक्षित डॉक्टर्स उपलब्ध ही नहीं हैं, और इसकी वजह से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो तो मिलेंगी, उसका यूज ही नहीं, यूटिलाइज कौन कर पाएगा? डॉक्टर्स ही नहीं है। प्राइवेट्स में वो चीज मौजूद है। सो वो एक बात यहां पर हमको देखने को मिल रही है। तो आफ्टरऑल हमको ये समझ में आता है कि क्या सी सेक्शन डिलीवरीज बढ़ रही हैं, तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात है? तो WHO ये कहता है कि सी सेक्शन से होने वाली डिलीवरी का परसेंटेज अगर किसी देश में 10% है, ओवरऑल डिलीवरी का 10% अगर सी सेक्शन डिलीवरी हो रहा है, सो इसमें क्या होता है कि इसमें जो शिशु और मां है, शिशु और जो मां है, उनकी जो इस प्रसव के दौरान जो मृत्यु दर है उसमें कमी आने की संभावना देखी जाती है। लेकिन WHO ये नहीं कहता कि अगर यही चीज 10% से बढ़ करके 10% से इंक्रीज होकर के और हो जाए तो इसमें जो इनकी मृत्यु दर में जो कमी है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। ऐसा WHO रिकमेंड नहीं करता। यानी WHO ये तो कहता है कि सी सेक्शन डिलीवरीज क्रिटिकल केसेस में होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सी सेक्शन डिलीवरीज को आप बढ़ा दें जिससे कि हम मोर्टेलिटी जो रेट है उसको हम कम कर सकते हो। इसकी कोई इसका इससे कोई रिलेशन है नहीं ज्यादा। तो इसका मतलब अभी तक हमको ओवरऑल ये समझ में आया कि लोग सुविधा का लाभ लेने के लिए, आसान प्रसव कराने के लिए इस तरीके की सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सिजेरियन पद्धति जो है वो बढ़ रही है। अब हम आपसे डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई अच्छा ये तो चलो करा रहे हैं, एटलीस्ट मतलब पद्धति का इस्तेमाल तो कर रहे हैं। अब अगर हम ओवरऑल डिस्कशन करें तो हमको क्या पता चलता है कि एक तो सिजेरियन, अगर हम तो दोनों का कंपेयर करें तो कंपेयर करने में हमको ये पता चलता है कि सिजेरियन डिलीवरी क्रिटिकल कंडीशन में इज वेरी गुड इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मल डिलीवरी है, वेजाइनल डिलीवरी है, पहली चीज। लेकिन अपोजिटली सेकेंडली अगर हम कहें कि ज्यादा एक्सपेंसिव है कौन, तो ये पता चलेगा कि एक्सपेंसिव ज्यादा जो है वो आपकी सिजेरियन डिलीवरी है, क्योंकि उसमें फैसिलिटेट किया जाता है आपको बहुत सारी सुविधाओं के साथ में, और नॉर्मल डिलीवरी जो है वो ज्यादा खर्चीली नहीं है। इस आधार पे तो उधर वाली बात सही है। तीसरी बात यह है कि जो पेन है उसको लेकर के कई सारे आपस में, मतलब इन सब चीजों में तो जो डॉक्टरी सलाह है वो लेना ज्यादा जरूरी है। मतलब ज्यादा उचित होगा मेरे हिसाब से कि नॉर्मल डिलीवरी जो होती है उसमें ज्यादा जो ब्लीडिंग है उसके होने की संभावना होती है, या फिर जो सी सेक्शन डिलीवरी है उसमें। अच्छा, एक चीज और भी लोग कहते हैं कि एक बार यदि अगर सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं रहते। तो ये भी एक कंपैरिजन है। इस कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये पता चलता है कि ये, इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये कोई जरूरी फैक्ट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जो आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है उसमें कितने टांके लगे हैं, यानी कितना बड़ा सी सेक्शन जो है वो कट हुआ है, इस पर भी कई बार डिपेंड करता है। देन अगेन आई सजेस्ट कि इसके बारे में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, सिजेरियन डिलीवरी में एक आध केसेस ऐसे भी हैं, और एक दो केसेस मैं पर्सनली भी समझता हूं, जानता हूं, जो मैं केवल हल्की सी जानकारी के लिए आपको यहां पर बताना चाहता हूं। मेरे एक मित्र हैं, उनके यहां इस तरीके का एक केस हुआ था, उनके रिलेटिव थे, उनके यहां इस तरीके का केस हुआ था। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा, देखिए आज के समाज में बहुत ज्यादा ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको साफ सफाई, मतलब एक तो नॉर्मल तौर से साफ सफाई सभी को पसंद होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा साफ सफाई उन्हें पसंद होती है, बहुत ही ज्यादा। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा वो नॉर्मली जो है ग्लव्स पहन करके रहते हैं, ठीक है, तमाम सारी इस तरीके की चीजें रहती हैं। बहुत दूसरे से लेकर के चीजें खाते पीते नहीं है, उनका खान पान भी बड़ा रेगुलेटेड रहता है। तो उस तरीके के जो रहने वाले लोग हैं, अगर वो सी सेक्शन डिलीवरी की तरफ बढ़ते हैं, तो क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में ऐसे किसी एपरेटस की जरूरत पड़ती नहीं है, जस्ट एक जो पुश होता है बच्चे का, उस पुश के माध्यम से वो बच्चा निकलता है बाहर, उस प्रेशर को लेते हुए बच्चा बाहर निकलता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा जो ऑपरेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका शरीर के साथ कनेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो
लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस चीज़ को लेकर के, हाईली सेंसिटिव होते हैं अपनी इस तरीके की जो सफाई को लेकर के जो सेंसिटिव होते हैं, उनमें जब इस तरीके का एपरेटस का इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि बहुत क्योरली जो है डॉक्टर्स एपरेटस को यूज़ करते हैं, उसको डिसइंफेक्टिसाइड का इस्तेमाल करके और तमाम प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करके उसे साफ करते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर इस चीज़ का एंग्जाइटी जो है वो बनी रहती है। और फिर वो क्योंकि माँ उस समय गर्भवती है और अभी अभी गर्भ से बच्चा बाहर निकला है, तो वो भी एक क्रिटिकल कंडीशन है, तो बहुत तेजी से अपनी सारी चीज़ों को मन में धारण कर लेती है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसी तरीके का एक केस हुआ जिसमें माँ की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब होनी शुरू हो गई, फिर उन्हें हॉस्पिटल चेंज भी करने पड़े, जो है बच्चा जो है वो नियोनेटाल कंडीशन में रखा गया। तो ऐसी भी कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो ये रिकमेंडेशन है आपको कि जब इस तरीके की चीज़ें आएँ तो आप किसी बहुत ही भरोसेमंद डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से बहुत ही फ्रैंकली डिस्कशन करें, ठीक है। और इफ़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गो विथ सी सेक्शन डिलीवरी, तो आप जो है नॉर्मल डिलीवरी की तरफ भी जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अब तो ये तो चलो सी सेक्शन डिलीवरी और नॉर्मल डिलीवरी की बात हो रही। पहले जो डिलीवरीज होती थी वो संस्थागत होती नहीं थी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नॉन प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं, उनकी तो दूर की बात है, लोग जाते ही नहीं थे, घर में ही करा लेते थे। तो सरकार ने जो है उसके लिए संस्थागत प्रसव का कुछ अभियान चलाया है। संस्थागत प्रसव क्यों जरूरी है? संस्थागत प्रसव में एक खास बात तो ये होती है कि जो चिकित्सकीय जो संस्थान है उसमें प्रशिक्षित जो मतलब डॉक्टर्स वगैरह हैं और उनकी जो टीम है वो प्रशिक्षित रहती है। तो आपके जो माँ और जो बच्चा है उसके सुरक्षित बचने की संभावना ज्यादा रहती है, पहली बात। उसके संक्रमित होने की संभावना, किसी भी प्रकार से अन्य चीजों से संक्रमित होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। देन अगेन इसके कुछ आंकड़े भी मौजूद हैं। 2005-6 से 5 और 6 के 40.8% से बढ़कर वर्ष 2019 से 21 में ये जो संस्थागत प्रसव है वो 88% हो गया है। तो ये एक बहुत अच्छा आंकड़ा है अगर देखा जाए कि 40% पहले जो है संस्थागत प्रसव हुआ करते थे, तकरीबन 40%, अब वो बढ़ करके तकरीबन 88% हो गए हैं। तो लगभग दुगने से भी अधिक लोग जो है अब संस्थागत प्रसव करने लगे हैं। इनमें तकरीबन 9 राज्यों के नाम आ रहे हैं: बिहार, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और असम। ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ज्यादातर गैर संस्थागत प्रसव जो है वो हुआ करते थे, अब वो संस्थागत प्रसव की तरफ बढ़ रहे हैं। इन राज्यों ने 50 से 64% के आसपास लगभग इक्वली जो है वो शो किया है, जिसमें सबसे ज्यादा एमपी ने जो है वो संस्थागत प्रसव रिकॉर्ड किए हैं। इस दौरान वो कितने हैं? 64.5%। तो ये भी अच्छी बात है कि लोग अब संस्थागत प्रसव की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग संस्थागत प्रसव की तरफ बढ़ सकें इसके लिए सरकार ने कुछ मजबूत कदम उठाए हैं, जैसे कुछ योजनाएं चलाई हैं। वर्ष 2005 में जननी सुरक्षा योजना चलाई गई थी, जिसमें लोगों को मोटिवेट किया गया था और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देने से संस्थागत जो प्रसव है वो प्रसव करने पे आपको जो है माँ जो है उसको कुछ राशि भी प्रदान की जा रही थी, जिससे कि मोटिवेट किया जा सके कि लोग जो है वो संस्थागत प्रसव कराएं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है इसी तरीके से वर्ष 2011 में चलाया गया था। इसमें भी इसी प्रकार की सुविधा दी गई थी। इसमें जो है तमाम प्रकार के जो रोग हैं उन रोगों से बचाने के अभियान भी चलाए गए थे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भी इसी प्रकार से चलाया गया था। देन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी PMMVY, ये भी 1 जनवरी 2017 से चलाई गई थी। तो ऐसी कई सारे अभियान हैं जिनके माध्यम से संस्थागत प्रसव जो है वो कराने की बात लाई गई है। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारी चीजें थी जो मैंने आपसे डिस्कशन की। समझ में आया होगा आपको, शायद पॉइंट समझ में आए होंगे। आफ्टर ऑल जो है आप इसके लिए थोड़ा सा आपको अवेयर होने की आवश्यकता जरूर है। इस तरीके के जो प्रश्न हैं इस पर आधारित प्रीलिम्स में एक बार प्रश्न भी पूछा गया था। जैसे ये जो प्रश्न है ये वर्ष 2019 में पूछा गया, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी IAS में पूछा गया। लिखा है मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसवोत्तर 3 महीने के लिए सवेतन अवकाश की हकदार हैं। शिशु गृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा। 2 बच्चे वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेंगे।
नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए, केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3 या फिर 1 और 2 और 3। ये 2019 का प्रश्न था। आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं और मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको यहां पर टेलीग्राम पे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम में ये पीडीएफ भेज दूंगा और इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं विरत.दुबे। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि नया बैच आप लोगों के लिए आ चुका है। 15 अप्रैल से हम अपने फ्रेश न्यू बैच की शुरुआत करने वाले हैं। 2024 को हम टारगेट कर रहे हैं, अभी भी समय गुजरा नहीं है। 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो शाम का ही हमने बैच लॉन्च किया हुआ है, इवनिंग का बैच है। मजेदार बात यह है कि इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं जिसमें आपको 18 किताबों का सेट भी मिलेगा। 18 किताबों के सेट के साथ आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप स्टडी IQ जो है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, स्टडी IQ का लोगो है। तो स्टडी IQ का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या वेबसाइट पे जाइए और वहां पे P2I बैच हिंदी सर्च करिए। ठीक है, P2I बैच हिंदी सर्च करेंगे तो आपको बैच मिल जाएगा। उस बैच में आप जब आप एडमिशन लेने चलेंगे तो ऑफर अवेलेबल वहां पर होंगे, उस पर क्लिक करिएगा। उसमें कोई भी जो ऑफर है वो मत अप्लाई करिए, बल्कि उसकी जगह पर आप विरद लाइव कोड लिखिए। इसी से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इस मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपकी फीस जो है वो 29,999 हो जाएगी। अदरवाइज 33,000, 34,000, 35,000, 37,000 तक ये फीस आपको पड़ सकती है अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जरूर इस्तेमाल कीजिए। आप लोगों से बैच में मुलाकात होगी। इस बैच की बहुत सारी खूबियां हैं। डेली लाइव क्लासेस आपको मिल रही होंगी इसमें। डेली आपको जो है PPTs जो यहाँ पर हम पढ़ाते हैं वो मिलेंगे, क्रक्स मिलेंगे आपको, डेली आंसर राइटिंग करने को मिलेगा, MCQs आपको करने को मिलेंगे, वीकली क्लास टेस्ट होगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए अलग से हम एक SIP प्रोग्राम चलाते हैं। प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए अलग से SIP प्रोग्राम चलाते हैं। इसके अलावा अलग से हम जो है आपको मेंस की तैयारी कराएंगे। ठीक है, उसके लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा भी आपको प्रदान की जाएगी। मेंस क्वालिफाई करने पर हम आपको इंटरव्यू की सुविधा भी निःशुल्क प्रोवाइड कराएंगे। यानी इसीलिए हमने इसका नाम रखा है P2I, प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू। हालांकि हम इसमें GS को टारगेट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें आपको CSET भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। NCERT की फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। सब कुछ आपको दिया जाएगा। वंस यू हैव टू पे ओनली 30,000 रुपीज, देन 30 माह की वैलिडिटी के साथ अद्वितीय तरीके से आपकी तैयारी यहां पर होनी शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, खुद जुड़िए और दूसरों को भी आप इसके बारे में बता सकते हैं। आशा करते हैं आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप तब तक स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।